हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से के अंतर्गत मुगल कालीन कला एवं साहित्यिक रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल की प्रमुख कला एवं साहित्यिक रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा नूरजहां में से कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, शहादरा का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो शहादरा का मुगल गार्डन लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन राल्फ फिंच का है। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग इत्माद-उद-दौला के मकबरे में हुआ था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर तथा पानीपत में से जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर का गौरव किसे कहा जाता है? तो फतेहपुर का गौरव संगमरमर द्वारा निर्मित जामी मस्जिद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है? यह कथन किसका है? तो फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है, यह कथन फर्ग्यूसन का है। अगला प्रश्न है, तुर्किश सुल्ताना का महल है? तो तुर्किश सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न है, अकबर, हुमायूं, जहांगीर तथा शाहजहां में से मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया गया था? तो चित्रकला का प्रारंभ जो हुआ है वो हुमायूं ने किया था। वहीं चित्रकला का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को माना जाता है? ये प्रश्न आप सभी लोग के लिए है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, या बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है, यह कथन हुमायूं के मकबरे के बारे में किसने कहा था? तो यह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है, यह कथन हुमायूं के मकबरे के बारे में डॉक्टर कानूनगो ने कहा था। अगला प्रश्न है, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतन पांडे था और ये एक संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, तानसेन ने शिष्यता किसकी ग्रहण की थी? तो तानसेन ने शिष्यता जो है सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ, यह कथन अबुल फजल ने किसके संबंध में कहा था? तो ये कथन अबुल फजल ने तानसेन के संदर्भ में कहा था। अगला प्रश्न है, मियां तोड़ी राग का आविष्कार किसने किया था? तो मियां तोड़ी राग का आविष्कार तानसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला तथा दिल्ली का किला में से वह किला कौन सा है जिसका निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया? तो दिल्ली के किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर के मकबरे में कितनी मंजिल हैं? तो अकबर के मकबरे में 5 मंजिल हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया था तो जहांगीर के समय में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की वह इमारत जिसे उत्प्रेरित होकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा था कि उसने जन्नत से धरती पर उतारा गया है, तो उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है, यह किस इमारत के बारे में कहा गया है? तो यह मुगल काल की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं।
तो सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। फतेहपुर सीकरी अकबर है। जामा मस्जिद शाहजहां से संबंधित है और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह से संबंधित है। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पर्सी ब्राउन का है। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर है। कुछ प्रमुख स्मारक और उनके निर्माताओं से संबंधित तथ्य हैं। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसका अकबर ने निर्माण करवाया था। वहीं मोती मस्जिद आगरा में है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है और जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में दसवंत, मीर सैयद अली, सरवन एवं बसावन जैसे चित्रकारों में से कहार का पुत्र कौन था? तो कहार का पुत्र दसवंत था। अगला प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने दोजक ए पुर नेमत का नाम दिया था। तो दोजक ए पुर नेमत का नाम बंगाल क्षेत्र को दिया था। अगला प्रश्न है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की शैली के रूप में पहचाना जाता है। तो बीदर शैली के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह ऐतिहासिक स्थल जहां पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी और खाने खाना का आवास स्थित है। तो वह है फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, वह शहर जिसे जहांगीर ने गर्दाबाद यानी धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद यानी नगर नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था। तो वो है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा तथा पुराना किला में से इमारत प्रेरणा में ईरानी और किनारन में भारतीय है। तो हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बूंदी, गुलेर, किशनगढ़ तथा कोटा में से चित्रकला की वह शैली जिसे निहाल चंद ने समृद्ध किया था। तो वह है किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी को लिखा था। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी को फारसी में लिखा था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। तो किस काल में? तो जहांगीर के काल में पहुंच गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। कारण इसका है, वह वास्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी था। तो साथियों आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। अगर वह वास्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी होता तो वास्तुकला या चित्रकला उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर कैसे पहुंच पाती। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मारकों का ऐतिहासिक कालक्रम क्या है, उसे व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आती है बेगम शाही मस्जिद लाहौर, फिर आता है चश्मे नूर अजमेर, फिर आता है एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा, फिर आता है बीबी का मकबरा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। तो जहां आरा बेगम ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में क्या अर्थ होता है? तो ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ होता है किसी भी आकार और योजना की स्तंभी रचना। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खाने खाना को ने वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बुरहानपुर की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ इस प्रमुख स्मारक हैं और दूसरी तरफ उनके स्थानों से संबंधित सही सुमेलित तथ्यों को दिया गया है। राबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और फतेहपुरी बेगम का मकबरा आगरा में है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तर्क है, वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो उत्तर है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अबुल हसन बिसंदास, उस्ताद मंसूर मनोहर में से जिन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, तो वो थे अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल पेंटिंग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मुगल पेंटिंग की विशेषता आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, रूप चित्र और लघु चित्र, दरबारी और अभिजात वर्ग इत्यादि थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहां से लाए गए थे? तो ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले संगमरमर मकराना से लाए गए थे।
अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो जामा मस्जिद की नींव सम्राट शाहजहां ने रखी थी। अगला प्रश्न है इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, फिर आता है एतमाद उद दौला का मकबरा, फिर आता है आसफ खान का मकबरा और उसके बाद आता है ताजमहल। अगला प्रश्न है धरातलीय सजावट में पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण है, तो वो है एतमाद उद दौला का मकबरा। तो साथियों अब देख लेते हैं मुगल कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है। वीडियो में समय समय पर आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट जरूर करें। प्रश्न है औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो फतवा ए आलमगीरी कानून संहिता से संबंधित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है हुमायूं, बाबर, जहांगीर तथा औरंगजेब में से वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो वो है जहांगीर। अगला प्रश्न है मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मान सिंह तोमर ने की थी। अगला प्रश्न है चंद्रभान, भूपत राय, जसवंत राय, मुंशी तथा मधुसूदन मिश्र में से मध्यकाल के दौरान पार्सियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो पार्सियन साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था। अगला प्रश्न है आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? तो आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। अगला प्रश्न है दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो बैतुल उल उलूम की स्थापना जेबुन निसा ने की थी। अगला प्रश्न है बीजक में किसकी शिक्षाएं संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर जी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। अब आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीरबल को कविप्रिय की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो कविप्रिय की उपाधि से बीरबल को अकबर ने विभूषित किया था। अगला प्रश्न है फैजी को मलिक उस शुअरा की पदवी किसने प्रदान की थी? तो अकबर ने प्रदान की थी। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अभी पीछे हमने आप सभी को तानसेन का वास्तविक नाम बताया है, तो आप सभी लोग तानसेन के वास्तविक नाम को कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है हस्त विहिस्त पुस्तक लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है बाबरनामा या तुझके बाबरी किस में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा या तुझके बाबरी जो है, तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जीवन यानी आत्मकथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है वह लेखक था? तो वो मोहसिन फानी था। अगला प्रश्न है खुलासत उत तवारीख की रचना किसने की थी? तो सुजान राय खत्री ने की थी। सुजान राय खत्री किससे संबंधित थे? तो वो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है तुहफतुल हिंद रचना किससे संबंधित है? तो संगीत विषय से संबंधित है। प्राचीन काल में चार वेदों के अंतर्गत ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न है तुहफतुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मिर्जा मोहम्मद ने की थी। अगला प्रश्न है जो कहीं न कहीं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित हैं। तो तबकात ए अकबरी इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। तारीख अल्फी के लेखक मुल्ला अहमद हैं और मुंतखब उल लुबाब के लेखक खाफी खां हैं। अगला प्रश्न है बाबर ने तुजुक ए बाबरी में भारत की जलवायु का वर्णन किया है? तो भारत की 3 प्रकार की जलवायु का वर्णन किया है। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला प्रश्न है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी है तो अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकीय दस्तावेज जो है वो है अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकीय दस्तावेज आईने अकबरी। रज्मनामा फारसी भाषा में किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो भारतीय ग्रंथ महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो रज्मनामा नाम से जाना जाता है। महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अगला प्रश्न है ग्रंथ अनवर ए सुहेली किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी?
तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी की अध्यक्षता में की थी। गुलबदन बेगम, अर्जुमंद बानो, जहां आरा तथा रोशन आरा में से हुमायूंनामा के लेखक कौन थे या कौन थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा है। अगला प्रश्न है, नुक्शा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो नुक्शा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शुबुक्तगीन से अकबर शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है, तो मुंतखब उत तवारीख में देखने को मिलता है। सियार उल मुतखैरीन का लेखक कौन है? तो गुलाम हुसैन खान तबतबाई जो हैं सियार उल मुतखैरीन का लेखक है। अगला प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तो याहिया बिन अहमद सिरहंदी ने की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद कासिम बदायूनी, इनायत खां तथा अबुल फजल में से मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक हैं बदायूनी। वाकयात ए बाबरी क्या है? तो बाबरनामा नाम से चर्चित बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा जो है वाकयात ए बाबरी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कलीलाह व दिमना अरबी रूपांतरण है, तो कलीलाह व दिमना जो है वो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, मुरक्का ए देहली का लेखक कौन है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई जो है मुरक्का ए देहली का लेखक है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुगलों की राजभाषा फारसी थी। नस्तालीक एक लिपि है, तो नस्तालीक फारसी भाषा की लिपि है। सिर ए अकबर, मजमा अल बहरीन, समुद्र संगम तथा दारा बनामा में से वह ग्रंथ जो दारा सिकोह की रचना नहीं है। तो दारा बनामा जो है दारा सिकोह की रचना नहीं, बाकी सारी सिर ए अकबर, मजमा अल बहरीन और समुद्र संगम जो है वो दारा सिकोह की रचनाएं हैं। दारा सिकोह किसका पुत्र था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दारा सिकोह को लघु अकबर किसने कहा है? तो लेन पुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर से नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ भगवत पुराण में से वह संस्कृत कृति जिसका फारसी अनुवाद दारा सिकोह के प्रश्रय में नहीं हुआ था। तो भगवत पुराण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह के प्रश्रय में नहीं हुआ था। सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद किसका है? तो सिर्रे अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न है, जिज ए मोहम्मद शाही, मधुमालती, मजमा उल बहरीन तथा चंदायन में से वेदों का एक संकलन कौन है? तो वेदों का संकलन है मजमा उल बहरीन। अगला प्रश्न है, चंदायन रचना किसकी है? तो चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। अगला प्रश्न है, गंगाधर ईश्वरदास नागर, महेरा तथा देवी मिश्रा में से वह हिंदू इतिहासकार जिसे औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए खोजा था, तो वो है ईश्वरदास नागर। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। खुलासत उत तवारीख सुजान राय द्वारा लिखित पुस्तक है। लुब उत तवारीख राय बिंद्रा ने इसे लिखा है। फुतवात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर ने लिखा है। नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा जानकारी का स्रोत है। तो दक्षिण में मुगल गतिविधियों का स्रोत इस जो है इससे मिलता है। किससे? नुक्शा ए दिलकुशा से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या है? तो रेखता जो थी उसका लोकप्रिय नाम उर्दू है। अगला प्रश्न है, बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। अगला प्रश्न है, तारीख फरिश्ता, हुमायूंनामा, तारीख शेरशाही तथा तबकाते अकबरी में से जिस ग्रंथ की रचना अकबर खान के शासनकाल में नहीं की गई? तो तारीख फरिश्ता की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें मुगल कालीन चित्रकला और रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को कवर किया गया है, जो आप सभी के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एनबीएस, केबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अच्छा रिवीजन हो सकता है आप सभी का इस सभी वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी के साथ मुगल काल समाप्त होता है। अब इसके बाद हम सूर्यवंश से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स का अगला वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।